सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ए नजरसानी अपील की बेंच तश्कील 9 और जस्टिस मुनीब का एक और खत। सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी तनाजा बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ में केस भी चल पड़ा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नजरसानी अपील की हिमायत कर दी है, जबकि पीटीआई ने बेंच पर एतराज उठाया है। सियासी महाज पर बिलावल भुट्टो आईनी कोर्ट के कयाम के लिए भरपूर एडवोकेसी मुहिम चला रहे हैं। तरमीम की टाइमिंग पर एतराज करने वालों से सवाल कर रहे हैं कि आज नहीं तो फिर कब। दूसरी तरफ तरमीम पर एतराज करने वाली सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुश्किलात का शिकार है। पहले जलसों का सिलसिला शुरू किया, मतलूबा नताइज जब ना मिले अब एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। मगर हुकूमत पंजाब ने मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 नाफिज करके काउंटर स्ट्रेटजी बना ली है। अब फाइनल शोडाउन के लिए बानी चेयरमैन ने डी चौक के अहकामात दिए हैं, लेकिन पार्टी लीडरशिप कुछ कंफ्यूज दिखाई दे रही है। आज का बुनियादी सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि कब तक हमारी सियासत और रियासत इस ब्रेकडाउन या शोडाउन में फंसी रहेगी। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। आज 63A नजरसानी अपील के नए बेंच ने काम भी शुरू कर दिया है। समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आजकल सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है। मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। बात तो दुरुस्त है, मगर लम्हाए फिक्रिया भी है। कल शाम 4 बजे जजेस की जानिब से ऑर्डर ऑफ द डे जारी हुआ तो थोड़ी देर बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का एक और खत मीडिया की जीनत बना, जिसमें जस्टिस मुनीब ने कल के कोर्ट ऑर्डर्स को गैर कानूनी करार दिया। जजेस के दरमियान होने वाली इस खतो किताबत ने इंसाफ के सबसे बड़े फोरम को मुतनाज़ा बना दिया है। सवाल यह है कि क्या इसकी वजह आईनी इख्तिलाफे राय है या अना की जंग। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने वजाहत दी है कि मैं मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा। मुझे कोई मसला नहीं, काजी फाइज ईसा और मंसूर अली शाह से कोई भी आकर अदालत में बैठ जाए। इस सारी सूरत हाल में बानी पीटीआई ने 4 अक्टूबर को डी चौक पर फाइनल शोडाउन की कॉल दे दी है, लेकिन पीटीआई की अपनी क़यादत इस एहतजाजी कॉल पर कंफ्यूजन का शिकार है। तमाम लोग मुतज़ब्ज़ब हैं। ये तमाम मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं, यही हमारा आज का मौजू है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन्हीं इंपॉर्टेंट इश्यूज पर हमारे साथ बात करने के लिए तीनों जमातों के नुमाइंदे मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा, वकील रहनुमा भी हैं अजहर सिद्दीक साहब, और हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अजहर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या हो रहा है। आपकी पार्टी में कन्फ्यूजन है। एक तरफ जो आपके गौहर साहब हैं वो ये कहते हैं कि जी डी चौक पर एहतजाज होगा 4 अक्टूबर को। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं कि अभी कन्फर्म नहीं है। ये क्यों कन्फ्यूजन है? ऊपर से ऐसे बयानात भी आ रहे हैं बानी चेयरमैन के बैरिस्टर गौहर के बारे में, वो कह रहे हैं बुज़दिल है, निकाल दो, और तनकीद कर रहे हैं क्यों वापस आए। हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, याद रखिएगा क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल के अंदर है ना, जेल के बाहर होते तो हालात आते उन तक मिलने की यानी महदूद, यानी मैं पिछले कोई आप 8-9 महीने से मेरी कुछ 4 मुलाकातें टोटल हो चुकी हैं। 25 जुलाई के बाद पाबंदी लगा दी थी और 19 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से मेरी को मुलाकात 1.5 घंटे हुई। तो पहली तो बात ये देखे ना, ये और पार्टी को जिस तरह तोड़ा गया, पार्टी में डिवीजन जिस तरह पैदा की गई, इंटरव्यू कराए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। तो वहां एक बात तो बड़ी क्लियर है, मैं डायनामिक्स में किसी तरफ नहीं जाऊंगा। जो एहतजाज का कहा है
वो एहतजाज होना है और डायरेक्शन वही चलनी है जो इमरान खान साहब देंगे और उन्हीं डायरेक्शंस के ऊपर जाते हुए सारा इस पर ऊपर अमल दरामद होना है। ये जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, ये तो आपको पता है डिवाइड एंड रूल का एक बेसिक प्रिंसिपल है। फस्तायत आज भी चल रही है। अभी आप देखें ना, डिटेंशन ऑर्डर हाई कोर्ट में साबित कर दिया मैंने कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर दाखिल कर रहे हैं। जब उसको अदालत स्टे करना चाह रही थी, रोकना चाह रही थी सियासी बुनियाद के ऊपर, टाइम लिया गया, वो जज सब ट्रांसफर हो गए। लेकिन ये अभी आप देखते हैं, अभी 144 देख लें, 144 मैं आता हूं ना जरा 144 पे आता हूं। पहले ये बताएं डिवाइड एंड रूल क्या बानी चेयरमैन खुद कर रहे हैं? क्योंकि सेक्रेटरी इत्तलात कह रहे हैं कि भाई नहीं अभी फाइनल हुआ, चेयरमैन कह रहे हैं फाइनल हो गया, तो ये डिवाइड एंड रूल खुद वो कर रहे हैं या पार्टी में कोई और कर रहा है? हो क्या रहा है? नहीं देखिए, मैं बताऊं आपको, हर एक अपना एक ओपिनियन है। जब तो या तो ना कोई कोर, देखिए जो डिसीजन कोर कमेटी की तरफ से आता है या जो डायरेक्शन इमरान खान साहब की तरफ से आ रहा है वो डायरेक्शन है। बाकी हर एक अपना एक ओपिनियन है, अपना एक नुक्ता नजर है। यानी ये कोई फाइनलिटी की बात नहीं, हर एक अपना नुक्ता नजर है, वो बता रहे हैं। फाइनल डिसीजन वही है जो कोर कमेटी फैसला करती है या इमरान खान साहब ने आना है। तो वो क्या है? चीजों की हाँ बड़े क्लियर है कि जलसा भी होगा, धरना भी होगा, जो भी फैसला करते हैं। और एहतजाज देखिए, पहले तो निकलने नहीं दे रहे थे। 9 मई का वाकया, ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं थी रिकॉर्ड के ऊपर। आप देखना सारा फेस किया ना, उसके बाद अब लोग निकलना शुरू हुए। अब लोगों को अंदर रखने के हवाले से जो कुछ किया जा रहा है, ये इसलिए डिस्ट्रैक्शन थोड़ी सा की जा रही है कि तवज्जो लोगों की हटे, लोग इन चीजों की तरफ ना देखें, कंफ्यूज हो। लोग कंफ्यूज होने के लिए तैयार नहीं है। अब लोग हर हालत के अंदर, यानी चार्ज माहौल इतना हो चुका है, लोग बाहर निकलना चाहते हैं। और उसके सबूत आपके पास इतनी है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है, अदालतों को जिस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह का प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, यानी हमारे पार्टी को तोड़ने के बाद अब तो आपके सामने बड़ी चीजें सामने आ गई ना। अब तो लोग खुल के बात भी बता रहे हैं, जजिस पे प्रेशर भी सामने है। तो एक इमरान खान एक तरफ अकेला खड़ा है, बाकी तमाम इदारे जो है वो एक तरफ खड़े हैं, चाहे वो सियासी जमातें हो, ये वो सियासी। लेकिन आदर साहब देखिए, मसला ये है कि मुझे ये बात कोई पार्टी का रहनुमा नहीं कह रहा। मेरे सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक चेयरमैन की, एक सेक्रेटरी इत्तलात की। लेकिन चले आप कहते हैं कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, तो फाइनल डिसीजन आप कहते हैं कि इसका मतलब शोडाउन और एहतजाज होगा। तो आपके रैंक एंड फाइल में ये कंफ्यूजन अगर कोई फैला रहा है तो ये मुझे बता दें चलें कि क्या बैरिस्टर गौहर साहब के बारे में खान साहब ने ये बात की है कि इसको निकाल दो, ये बुज़दिल है? देखिए, मेरे तक तो अभी तक इतला नहीं है, लेकिन एक ओपिनियन जरूर है बिल्कुल लोगों का बैरिस्टर गौहर के बारे में। ना देखिए, मिसाल के तौर पर अगर मुझसे भी आप पूछते हैं तो मेरा भी एक ओपिनियन है, फ्रंट लाइन पे खेलना चाहिए। आप चाहे वकील हैं, आपको फ्रंट लाइन पे अगर एहतजाज है तो आपको एहतजाज ही, आपको उस मोड में आना चाहिए। तो क्या वो वाकई बुज़दिल है, डर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं बात कहना चाह रहा। ये स्ट्रेटेजी उनकी अपनी है, जो कि अपना ये पॉलिटिकल डिसीजन लेने होते हैं तो पॉलिटिकल डिसीजन तो बोल्ड लेने पड़ते हैं और इसमें बोल्ड डिसीजन होने चाहिए, मेरा नहीं ख्याल है। जहां तक बाकी है, जो कि उनका एक अपना ओपिनियन है, चेयरमैन ने अपने पार्टी के आप कह रहे हैं कि वो मतलब वो खुल के नहीं खेल रहे, डर के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये? मैं ये नहीं बात कह रहा। तो फिर आप क्या कह रहे हैं, मुझे ये तो समझाएं। देखिए, मैं बताऊं आपको, यही तो एक इश्यू है ना कि यहाँ पर हर एक अपना नुक्ता नजर है। वो अपना नुक्ता नजर, जब बात पूरी सुनी जाती है ना, जब वो बात अपनी करेंगे तो वो जस्टिफाई करेंगे इस बात को कि मैं क्यों कह रहा हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जस्टिफिकेशन हर एक इंडिविजुअल अपनी जगह मौजूद है। फाइनल जो डिसाइड करना है वो इमरान खान साहब ने करना है और इमरान खान साहब जो भी, मगर आप समेत पार्टी के वकला और पार्टी के लोग मुतमईन नहीं है बैरिस्टर गौहर साहब की कारकर्दगी से? मैं ये नहीं, मैं अपनी हद तक बात नहीं कर रहा। लोगों का ओपिनियन है इसके ऊपर कि लोग समझते हैं कि नहीं, कि वो जो देखिए फर्क तो है ना, कहाँ इमरान खान साहब और कहाँ गौहर साहब, मुकाबला तो नहीं ना हो सकता ना, दूर तक मुकाबला नहीं हो सकता। जो इमरान खान विजडम रखते हैं और जो विजन वो रखते हैं, वो विजन तो इमरान खान का ही है। और ये पार्टी, सर वो और बात है ना, मैं तो अभी गौहर साहब के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था। मुझे अब ये बताएं, मेरे साथ मौजूद हैं हसन मुर्तजा साहब। हसन साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो दफ़ा 144 वाली बात कर रहे हैं, अजहर सिद्दीक साहब भी कर रहे हैं और एतराज़ ये कर रहे हैं कि हमारे खौफ से ये दफ़ा 144 लगा रहे हैं, आपके ख्याल में ये पंजाब हुकूमत ने दुरुस्त काम किया है? देखें जी, बतौर सियासी कारकुन मैं ये चीजें समझता हूँ कि दफा 144 और ये सारा कुछ जो किसी को रोकने की नीयत से किया जाए वो यकीनन मुनासिब नहीं है। कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरा जो है वो किसी का पुरअमन एहतजाज नहीं रोकता।
लेकिन उसके पीछे अगर तारीख देखी जाए तो वो कुछ इस किस्म की है कि जब जब भी इनकी तरफ से एहतजाज हुआ है तो वो पुरअमन नहीं हुआ। वो उसके लिए हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अमन व अमान कायम रखे, शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, ये सारी चीजें उसमें शामिल है। तो अब इन दो चीजों को मिला देना मेरा ख्याल है ज्यादती है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर तो दफा 144 सिर्फ इनको रोकने के लिए लगाई जाए वो ज्यादती है, और अगर इनके इंतशार से बचने के लिए लगाई जाए, बदअमनी फैलाने के लिए लगाई जाए, तो फिर गवर्नमेंट के पास और रास्ते क्या बचते हैं? तो ये है। बाकी मैं तो कभी भी इसको मुनासिब नहीं समझता। हमने तो जनरल ज़िया-उल हक के दौर में भी यही 144 जो है इसका सामना भी किया, 16 एमपीओ के सामने भी किए। ये कह रहा है कि आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि ये इंतशार फैलाएंगे, इस वजह से इन्हें इजाजत नहीं दी जाती। सॉरी क्या कहा है आपने? मैं कह रहा हूं आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस आपको ये बता रहा है कि ये इंतशार फैलाएंगे, इसलिए इनको इजाजत नहीं दी जा सकती। नहीं, मैं ये नहीं कहता दी जाए या ना दी जाए, ये हुकूमत का काम है, हुकूमती एजेंसियों का काम है कि वो इनसे क्या तवक्को कर रहे हैं। जो हम लोगों ने देखा मैं तो उसका आपको अर्ज कर रहा हूँ। बाकी ये हमारे लिए बड़े मोहतरम है, अजहर साहब भी बड़े मोहतरम है, इनकी जमात भी। मैं सियासी कारकुन हूं ना जी, मैं कैसे कह सकता हूँ कि दफा 144 लगा के किसी के पुरअमन एहतजाज को रोका जाए? मैं तो हरगिज ये बात नहीं, मगर आप ये तो कह रहे हैं ना कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि ये हंगामा हल्ला गुल्ला करते हैं, इस वजह से पंजाब हुकूमत ये फैसला आज से नहीं है। जब ये हुकूमत में थे तो ये सारा कुछ खुद भी तो करते थे। क्या होता था जब उस वक्त लोगों को घरों से नहीं उठाया जाता था? उस वक्त जर्नलिस्ट जो थे वो मिसिंग पर्सन नहीं थे। उस वक्त ये सारा कुछ ये हुकूमतों का काम है। अब हुकूमत बेहतर जानती है, उनका कोई स्पोक्स पर्सन भी होगा, वो बेहतर बता सकेगा इस पे कि उन्होंने किन चीजों को मद्देनजर रख के ये इकदाम किया है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम कभी भी 144 की फेवर नहीं कर सकते, लेकिन इस मुल्क में अमन कायम रखना भी हुकूमत का काम है। लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत का काम है। अगर वो इकदाम करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना किसका काम है? वो कह रहे हैं 144 के मैं सियासी कारकुन के तौर पे तो हक में नहीं हूँ, लेकिन हुकूमत ने आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये फैसला किया होगा कि ये करें। और ये जो आप फाइनल शोडाउन कह रहे हैं, इससे क्या मुराद है? आप एहतजाज करेंगे, जलसा करेंगे, धरना करेंगे 4 अक्टूबर को, क्या करेंगे? क्योंकि एक जनरल परसेप्शन ये बन गया है अब आपके बारे में कि आप जब आएंगे तो अगर आपको इजाजत दे दी गई तो आप बैठ जाएंगे। सो इस तरह तो SCO का इजलास होना है, शंघाई तावन तंजीम का इजलास होना है, दोबारा से जो है वो एक माहौल बन रहा है इकोनॉमिक। वो कहते हैं कि आप उसको डिरेल करने के लिए आ रहे हैं। क्या जो जमानतें ये चीजें नहीं मिल रही, इस वजह से डेस्परेट हो चुके हैं आपके बानी और कहते हैं अब बस इनकलाब लाओ? अच्छा देखिए, मैं हसन मुर्तजा साहब की मैं जो मानी गुफ्तगू में बड़ा परेशान हुआ हूँ आज बाखुदा। मैं तो बड़ी कदर करता हूँ कि ये इनके लिए मैं शेर पढ़ देता हूँ। क्या कहा फिर तुम कहो हम नहीं सुनते तेरी, नहीं सुनते तो हम ऐसों को सुनाते भी नहीं। यानी हसन मुर्तजा साहब की एक बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी जद्दोजहद है। यानी ये अभी आज बता रहे हैं कि कौन सा अभी यानी क्या ऐसा काम किया है, बंदे मार दिए कोई? खुदा रहा मेरी बात सुने, 9 मई का इल्जाम है वो मुस्लिम लीग नून ने कराया। हम कहते हैं आए कराएं, अपना JID बनाए, कोई अभी तक एविडेंस नहीं आई। ना इमरान खान बुशरा बीबी पे लगा, जनाब वो हस्ती है इसलिए 7-8 ईयर लग गई जनाब, इसलिए उन्हें और वो अदालतों ने उठा के बाहर फेंका कि नहीं जनाब ये है ही नहीं, इमरान खान के खिलाफ भी वही एविडेंस मौजूद नहीं है। तो अपना ना जी सामने आते भी नहीं और छुपते भी नहीं है, अभी अच्छा नहीं है। तो थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हाफ तू अगर इस तरह की बातें करे ना। हमने तारीख 3 हमारे लॉन्ग मार्च हुए थे, धरने हुए थे, क्या आपने रोका किसी को? हमने यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब सिंध हाउस से निकली थी, सिंध हाउस तक इस्लामाबाद तक आना था, तो मैंने तजवीज किया था कि वही रवैया अख्तियार किया जाए जो ये रवैया होता है, यानी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दो, बगावत के मुकदमे दर्ज कर दो। लेकिन क्रेडिट गोज टू इमरान खान, उन्होंने कहा नहीं हर का एहतजाज आए, हमने तो तारीख रकम की है इस हवाले से। भाई सहाफियों में कौन से सहाफियों में हमने ये काम नहीं किया था? अरशद शरीफ कत्ल हुआ है,
आपके सामने है, ये रिकॉर्ड पे हो रहा और हम कहते हैं गलत। इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, उसके बाद के सहाबी, अभी 13 सहाबी जो है ना वो इस वक्त शहीद हो चुके हुए हैं अभी। और ये हमें खुदारा ये ना करें, अब आप बुनियादी हकूक है आपके पास, यानी आप मुकदमा ही नहीं कर रहे हो किस बात पे ऊपर। यानी सवाल ये है कि अभी आपके पास एविडेंस क्या है, यानी 104 अभी है आपके सामने 3 चीजें रखने लगा हूं। डिटेंशन ऑर्डर है 2022 में 10,000 थे, 2023 में कुछ 5,500 थे। अभी जब लाहौर का जब जलसा हुआ तो 19 सितंबर का 487 डिटेंशन ऑर्डर थे, वो ऐसे उड़ाकर मारे, फौरन वापस ले लिए। अभी आज के ये जलसे जो हो रहे हैं फैसलाबाद का, मुल्तान का और मियांवाली का, उससे पहले डिटेंशन ऑर्डर रेंजर बुला ली है। वो किस लिए भाई, वो दहशत गर्द है। हम खुदारा यार मजाक बनाए हुए, फिर आगे चलती है, फिर आगे 144 का निफाज, 144 का आंखें बंद करके कोई बुनियाद ही नहीं है। यानी आप इसे बेहतर बंद कर दे यार, इससे बेहतर तो डिक्टेटरशिप थी। ज़िया-उल हक ने भी हाल नहीं किया, जिसमें कोड़ा की बातें हसन साहब वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आपके दौर में भी सब कुछ हुआ, और वो ये कह रहे हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप वाला आपने माहौल बना दिया है, बंद कर दें सब कुछ। देखिए वो उनका पूरा हक है, वो कह सकते हैं। वो आज उनका एजेंडा पूरा नहीं हो रहा, उनके पास ये पूरा हक है ये बातें करने का। जनरल ज़िया-उल हक की मिसाल देते हैं कि उसके दौर में भी ये नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि जनरल अयूब और जनरल ज़िया-उल हक और उन्हीं का एजेंडा तो फॉलो किया जा रहा है, वही आमरीयत है उनके ज़हनों में, और आज भी उन्हीं की मिसालें दे रहे हैं। जनरल ज़िया-उल हक ने तो कोड़े मारे थे, जनरल ज़िया-उल हक ने तो सरेआम फांसियां दी थी। जनरल ज़िया-उल हक का मुकाबला आप इस हुकूमत से कर रहे हैं या इस आज की जो अपोजिशन है उससे कर रहे हैं। हमने तो अदालती कत्ल भी बर्दाश्त किए और हमने अदालत पे उंगली नहीं उठाई। आप तो अदालतों के पैर खड़े होके जजों को कहते थे ओए फलाना ओए फलाना। आपने कभी आईजी को गालियां, कभी एजेंसियों को, एस्टेब्लिशमेंट को, कभी पीटीवी पे कब्जा। आप जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जो अपोजिशन थी वो खुदसोजियां करती थी, मुल्की अमलाक नहीं जलाया करती थी, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया करती थी। उस वक्त किसी भी ऑपोजिशन ने ये जुर्रत नहीं की कि वो सरहद पार से कहें कि आओ हमारी मदद करो और आओ हम फॉरेन पॉलिसी नहीं मानते हुकूमत की, हम और आप मिलके फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। ये आपने कहा है। आप आज हमें जनरल ज़िया-उल हक के दौर से भी इस दौर को बुरा कह रहे हैं। आज तो अच्छा, मुझे हसन साहब ये बताएं कि अगर 63A पास हो जाता है, ये मसला हल हो जाता है, फैसला हक में आ जाता है, और उस वक्त क्योंकि पीपल्स पार्टी सारे मसले को, आईनी तरमीम को फ्रंट से लीड कर रही है, अगर ये मसला हल हो जाता है तो क्या पीपल्स पार्टी फिर एनकरेज करेगी उन लोगों को जो वोट डालेंगे इस प्रोसेस के अंदर, आगे जाकर पार्टी के खिलाफ अगर वोट देंगे तो? देखिए कोई भी आईनी तरमीम अगर आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको टेबल कर रही है उन आईनी तरमीम को, तो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं करेगी? उस पे पीपल्स पार्टी यकीनन करेगी। पीपल्स पार्टी उसे पास मैं ये कह रहा हूँ, अगर 63A का फैसला आ जाता है और उसके बाद वो पार्टी लीडरशिप के खिलाफ पीटीआई के लोग या आजाद लोग वोट डालते हैं तो पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी? नहीं, कमाल है। आप देखें इस जो आइन को जब रीराइट किया गया था, क्या वो आइन वो गलत था सर? मैं क्लियर कर इतना लंबा जाए इससे बेहतर है मैं इसका कहता हूँ वो गलत हो गया था, रीराइट किया गया। बिल्कुल ऑन एयर मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ जब वो उसको लेटर स्प्रिट में ले लिया जाएगा, आने के बाद पीपल्स पार्टी उस फैसला आने के बाद डिसाइड करेगी। पीपल्स पार्टी कोई भी गैर आईनी जो इक़दाम है उसने आज तक नहीं किया और वो फिर भी नहीं करेगी, लेकिन वो फैसला क्या आता है वो देखेंगे उस फैसले के बाद। अच्छा, तो आप अभी जब फैसला आ जाएगा उसके बाद देखेंगे, लेकिन अगर लोग अपनी लीडरशिप के खिलाफ वोट देंगे तो पीपल्स पार्टी उसको तस्लीम करेगी या नहीं करेगी? मेरा सवाल ये। देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो आप आज उसको मफरूजों पे आप बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी क्या करेगी। मैंने आपसे कहा है कि पीपल्स पार्टी गैर आईनी कोई इकदाम नहीं करेगी, तो फिर ये मेरे ख्याल में काफी है। नहीं सर, मैं कोई मफरूजों पे बात नहीं कर रहा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है ना,
वो पोजीशन आपकी क्या होगी? मफरूजा तो ये है कि मैं ये कहूं कि उसके बाद जो है वो 300 की जगह 600 वोट पड़ जाएंगे, ये मफरूजा होगा ना। मैं तो हम आइन और अदालतों के ताबे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इकदाम करेगी। वो कैसे सोच सकते हैं हम? कोई हमारा एक फैसला बता दें जो हमने अदालतों के खिलाफ किया हो। ये तो अदालती फैसला 63A का होना है ना, उसके बाद जो पार्लियामान में होना है, मैं वो बात आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन नहीं, देखिए पार्लियामान के अंदर जो भी होगा पीपल्स पार्टी आइन के मुताबिक करेगी ना। अगर आइन हमें इजाजत देगा कि इस पे दूसरे लोग वोट कर सकते हैं तो यकीनन पीपल्स पार्टी उनसे राब्ता करेगी। अगर नहीं होगा तो नहीं करेगी। सब कुछ आइन के मुताबिक होगा। अजहर सिद्दीक साहब, आप क्यों मुस्कुराए जा रहे हैं? अच्छा, मैं वैसे मुस्कुराना नहीं है, मुझे फैज याद आ गया। चलते हैं दबे पांव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यक जगह, इस कौम का हाकिम ही बस उसकी सदा है। मैं हैरान होता हूँ। हमें बता रहे हैं आइन पे आपने कहा ना फैज याद आ गया, तो मेरा ध्यान फौरन छूटते वो वाले फैज की तरफ चला गया था। शुक्र है आपने जल्दी शेर पढ़ दिया, वरना मैंने कहा खुदा जाने। और वो हमेशा फैज याब रहेंगे। हसन मुर्तजा साहब को ये भी नहीं पता होगा कि जो है ना डिफेक्शन वाला मामला जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के आने से दौर से पहले क्या हुआ था, आईए चंद्रीकर के साथ क्या हुआ था, नून के 3 वज़ीर आज़म यकबादी के लिए गिरा दिए गए। तो अब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की मैंने तो केस आर्गू किया ना आर्टिकल 63 का, तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने रोका इसको। फिर आगे जनाब ये बता रहे हैं कि वोट, एक बड़ी सिंपल मिसाल है, फ्रूट ऑफ अ पॉइजनस ट्री। यानी एक डकैती बंदा मारता है और सजा हो जाती है, तो डकैती का माल मेरा हो जाएगा। मैं आप सिंपल सी बात बताता हूँ। अच्छा चले, करप्शन की, मैंने लूट मार की और मैंने फ्री बार्गेन करके पैसे दूंगा ना, वापस मिलेगा ना। अब क्या होगा, उसमें नाली हो जाएगी। नाली अपनी जगह है लेकिन वो पैसे देने होंगे। तो फ्रूट ऑफ ए पॉइजनस ट्री क्या है? अच्छा, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं। रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं बताऊं आपको क्या किया। हलफ लेना था हमजा शरीफ ने, आइन में लिखा है कि गवर्नर सदर ने लेना है, तो वहां लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब स्पीकर से लेना है। वो लिखा ही नहीं हुआ। ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन का इख्तियार हमारी अदालतों के पास है। फिर अपना अभी एक और बता दूं, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इन्होंने आर्टिकल 51 और सॉरी अपना डेट देनी इलेक्शन की सदर और गवर्नर का काम था, इन्होंने 57 एक्ट सेक्शन में तरमीम कर दी। वो मैंने चैलेंज किया हुआ है। ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मखसूस नशिस्तें उसको जानी है जो पार्टी है, वो पार्टी को बरकरार आ चुकी है, उसकी बजाय आपने कहा कि नहीं उसको नहीं देनी। ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये। और आप तरीका क्या है, आप अंदाजा लगाए, बड़ी बातें बता रहे हैं जमहूरियत की ना। ऑर्डिनेंस लाए, एक ऑर्डिनेंस लेके आए कि जनाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है रिटायर्ड जज होंगे। हमने चैलेंज किया, भाग गए। फिर इमरान खान को अंदर रखना था, 14 दिन के लिए रिमांड किया, ऑर्डिनेंस लेके आ गए। अपना केयर टेकर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब बाहर चले गए। उन्होंने देखा कि नहीं ये गलत है, उन्होंने एक अच्छा फैसला था, 40 दिन का किया। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तारीख भी लिखी गई और आज की तारीख भी लिखी जा रही है। जी हसन साहब, वो ये बिल्कुल जी, यकीनन तारीख लिखी जाती है और तारीख इसीलिए लिखी जाती है कि वो आने वाली नस्लें उसको पढ़ें। आज तो कह रहे हैं कि ये जी कलमा पढ़ के बताएं और हलफ दे के बताएं, एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं है। ये तो हुकूमत बताएगी कि वो पीछे उनके है या नहीं है। लेकिन मुझे ये तो बताएं कि इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी 2018 में? क्या ये जनरल पाशा की गोद में बैठ के ये पार्टी परवान नहीं चढ़ी? किसकी बात कर रहे हैं कि किस तरह के रवैये हैं कि आप उंगली पकड़ के चलते थे। आप उसी जनरल बाजवा के साथ एक पेज पे नहीं थे, सारा कुछ खुद करते रहे। मीठा मीठा आप और कड़वा कड़वा थू, ये कहाँ की पॉलिसी है? आप अभी इस जलसे से पहले पिछले जलसे में इन्होंने कहा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे जलसा कैंसिल किया। इससे पिछले जलसे ऑर्डिनेंसेस जो है वो आपने पेश नहीं किए, वो आपके दौर में नहीं हुए। मैं पंजाब असेंबली का मेंबर था, मैंने एक दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही थी कि यार ऑर्डिनेंस के लिए इजलास बुला लेते हो कि उनकी डेट एक्सटेंड करनी पड़े, कभी तो किसी एजेंडे पे भी बुला लिया करो। आपके तो इजलास खत्म होता था, दूसरे दिन ऑर्डिनेंस आया होता था। हुकूमतों में अगर ये गैर आईनी नहीं है तो ऑर्डिनेंस आते रहते हैं, उनको बर्दाश्त करना चाहिए।
और तनकीद जरूर करें। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ जा रहा है बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन वो तनकीद कम अज कम आपने कोई 20-25 साल तो गुजरे हो तो फिर आप तनकीद भी करें। अभी तो कफन भी मैला नहीं हुआ और आप ने शुरू कर दिया जी के एस्टेब्लिशमेंट और फलां और ये और वो, ये किस किस्म की बातें हैं? शेर मुझे हकीकतन में हल्फन कह रहा हूं कि बड़ा अच्छा और बड़ा सख्त किस्म का था, लेकिन मैं वो अजहर साहब के एहतराम में नहीं कहूंगा, लेकिन शेर बड़ा फिट था, मैं इनके एहतराम में नहीं कहूंगा। मेरा उनसे जाती झगड़ा कोई नहीं, नजरियाती इख्तलाफ जरूर है कहूंगा जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये जो अजहर साहब बिलावल बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों जजेस में से कौन जो है वो होता है। तो अगर वो ये यकीन दिलाते हैं और वो बड़ी एग्रेसिव एडवोकेसी कर रहे हैं सारे मसले की, बार्स में जा रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, अगर वो ये यकीन दिलाते हैं तो क्या फिर आपकी जमात 25 अक्टूबर के बाद अगर आईनी तरमीम होती है तो क्या उसमें साथ देगी, बैठेगी? पहली तो बात जरा समझिएगा, हसन मुर्जा साहब भाइयों की तरह से, मैं बाखुदा पीपल्स पार्टी में मैं लेफ्टिस्ट हूँ और मैं पीपल्स पार्टी में, मेरी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए जुल्फकार अली भुट्टो, मैं इन्होंने तो किसी ने जुल्फकार अली भुट्टो सबका ट्रायल रिकॉर्ड नहीं पढ़ा जो मैंने पढ़ा है। जुल्फकार अली भुट्टो के साथ आके वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ, आवाम साथ नहीं थी। और जो हमारे भाई कह रहे हैं ना, अच्छा चले जनरल बाजवा साथ थे। अगस्त 2018 में हमारी हुकूमत आई, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ सुन्नी जनरल बाजवा का राब्ता हो गया, जनरल फैज मुलाकातें करके नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया। अच्छी एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ थी कि 8 महीनों के अंदर अंदर हमारी बजाय उधर चली गई। फिर तरमीम हमने नहीं की थी, अगर हमने चले की थी तो पीपल्स पार्टी ने वोट दिया था। तो ये हमें मत सिखाए। अब वजह है कि आप बड़ा मुश्किल काम है ना हजम होना, और ये जो मर्जी कहते रहे क्या हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई, अदालती कत्ल हुआ, कहते रहे ये सारे, लेकिन क्या हुआ? वो अदालती कत्ल खत्म नहीं हुआ आज भी, यानी ये जजमेंट पढ़ ले वो तो क्या है, सिर्फ इतना कहा राइट टू फेयर ट्रायल या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मिला, यही कहा ना। हम उसको हम शादियाने बचाते फिर रहे हैं ना यार, खुदारा ना मस्क मत करें, ये ना करें आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तारीख लिखी जा रही है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब आज भी गर्विदा है पूरी कौम, मैं भी गर्विदा हूं उनका, मैं और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का भी, लेकिन मैं अब आज की पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी नहीं समझता। अब आए आईनी तरमीम की तरफ। आईनी तरमीम करनी थी ना, 18वीं तरमीम इन्होंने काम किया, हालांकि मैं खिलाफ था, सख्त नाकद था। 8 महीने लोगों ने डिस्कस किया, लोगों से डिस्कशन हुआ। अब हाल देख लें कि जब वो आईनी तरमीम का मुसवदा आया तो वजीर कानून को नहीं पता था। पीपल्स पार्टी कसम खा के कह दे कि एक बंदे को भी शेयर किया हो, बिल्कुल नहीं किया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, लाकर पकड़ा दिया इनको, उन्होंने कहा यस मैन दो। भाई इतने ताबेदार तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तारीख में एस्टैब्लिशमेंट के हमने नहीं देखा जी, इतने ताबेदार हो। ओके, ठीक है, हमारे रिलेशन थे। तो आप मुझे जरा ये बड़ी लंबी बहस है सर, इसमें अभी मसला ये कि मैंने जरा इशू बेस्ड डिस्कशन करनी थी। एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात तमाम जमातों के रहे हैं, किसके कितने % रहे हैं ये भी सबको पता है, कौन किसको कैसे सपोर्ट गई है। ये इस वक्त बहस इसलिए बेकार है क्योंकि यहाँ पर सब जो है वो, अभी पहले भी बात कर रहा था कि आपका जो पिछला जलसा था आपने इसलिए कैंसिल किया कि आपके लोगों ने कहा कि वो जी खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम आया तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो आज भी आप लोग भी कहते हैं बात उन्हीं से करनी है, सियासी कुव्वतों से नहीं करनी। लेकिन ये एक लंबी बहस है, इसमें नहीं जाते। मैं टेक्निकल इश्यूज के ऊपर थोड़ा सा था आज के, मुझे ये पता चले कि क्या मुझे अगर अजहर साहब मुझे सिर्फ ये वन लाइनर बताइएगा, क्योंकि टाइम अब खत्म हो गया प्रोग्राम का, मैंने हसन साहब की तरफ जाना है। मुझे वन लाइनर ये बताइएगा कि आप अगर वो कहते हैं कि जी मुझे 2 जजेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन होता है जज कौन नहीं होता, तो क्या मैं 25 अक्टूबर के बाद ये तस्वुर करूं कि पीटीआई शामिल हो जाएगी, पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी, बात करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए? पैदा नहीं होता, यानी ये 26 की ये 54 तरमीम सारी इस मुल्क के 1973 के आइन का सत्यानाश करने के लिए। हसन साहब वो कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता आप लोगों के साथ, जो एडवोकेसी आप कर रहे हैं, जो एग्रेशन आप दिखा रहे हैं, जो स्पीचेस आप कर रहे हैं, कि चवन की चवन दुश्मन स्ट्रेटेजी है आपकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये जब COD साइन हुआ था, ये उस वक्त भी शेख हमारी मौजूद थी कि हम इस मुल्क के अंदर आईनी अदालतों का क़याम करेंगे, क्योंकि हमें इंसाफ मिलने में 45 साल लगे हैं। दूसरी बात यह है कि हम किसी को हीरो नहीं बना रहे। हम आज भी कहते हैं कि हमें अधूरा इंसाफ मिला है, हमें पूरा इंसाफ नहीं मिला। हम कब कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है? हम तो कह रहे हैं हमें अधूरा इंसाफ मिला है, और इसी बुनियाद पे
हम अदालत चाहते हैं, आईनी अदालत हो, ताकि दूसरों के इंसाफ में ताखीर ना हो। ठीक, थैंक यू सो मच। हसन मुर्तजा साहब साहब मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सामने रखेंगे कि यह आईनी अदालत का जो मामला है वो है क्या, इसका कयाम क्यों जरूरी है। एक ब्रेक के बाद शुरुआत होगी। आईनी अदालत का कयाम क्यों ज़रूरी है। आदाद शुमार की रोशनी में अहम शवाहिद 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ तनकीद, उस पर एक बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक खौफ का एलिमेंट जो है वो दिया जा रहा है, और जो इसका रास्ता रोकने के लिए उसे आमरीत से तशबीह दी जा रही है, मज़ीद डराया जा रहा है। ये है क्या सारा मामला, ये आईनी अदालतें क्यों ज़रूरी हैं, इसका जवाब तलाश करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हम आज आदाद शुमार के ज़रिए ज़रा इस पर बात करेंगे और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि ये आईनी तरमीम आखिर होंगी क्या और इसका नतीजा क्या निकलना है। जो अदालत के क़याम की ज़रूरत पेश आ रही है उसमें पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ज़ाहिर है एक शदीद बहरान का शिकार हो चुका है, एक ऐसी कैफियत से दो चार है जिसमें सॉल्यूशंस नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट्स तक आम आवाम के मुकदमात की फ़ाइलों की एक तह बन चुकी है। यही वजह है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की पोजीशन पाकिस्तान 130वें नंबर पर है। अगर आदाद शुमार की बात हम करें, फिगर्स की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 51,370, लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 1,69,425, सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त 1,31,714, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 4,952, पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो 39,821, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 17,189। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सिविल पिटीशन जो है वो बहुत बड़ा नंबर है, सिविल अपीलों का एक बहुत बड़ा नंबर है, क्रिमिनल पिटीशंस का एक बहुत बड़ा नंबर है। क्रिमिनल अपीलें 861 जो है वो ज़ेर अल्तवा हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशंस जो हैं वो 52,064 हैं, सिविल अपीलें 643 हैं, क्रिमिनल पिटीशंस 37,748 हैं, और मज़ीद जिसको आप टैक्स बैंकिंग पिटीशंस कहते हैं वो भी तकरीबन 4,696 ज़ेर अल्तवा हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 60 जजेज़ हैं, जबकि 24 असामियाँ खाली हैं। सिंध हाई कोर्ट में 40 जज हैं और 9 असामियाँ खाली हैं। पेशावर हाई कोर्ट में 30 जज हैं और 16 असामियाँ खाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 जज हैं और यहाँ कोई असामी खाली नहीं है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 14 जज हैं और 4 असामियाँ खाली हैं। अगर बात की जाए दहशतगर्दी की, तो दहशतगर्दी से मुताल्लिक जो मुकदमात की बात की जाए उसमें भी एक कसीर तादाद ज़ेर अल्तवा मुकदमात की है, जिससे बिलाशुबा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग मुतासिर हो रही है। साल 2020 से 2023 तक 1650 मुकदमात ज़ेर अल्तवा रहे, 6,550 दहशतगर्दों का चालान पेश किया गया, जिनमें से 774 को सज़ाएँ हुई, जबकि 911 को बरी कर दिया गया। 465 दहशतगर्दों ने बरीयत की अपील दायर की, जिनमें 104 की सज़ा बरकरार है, जबकि 90 के ख़िलाफ़ सज़ाओं को ख़त्म कर दिया गया है। अगर बात साल 2024 की जाए तो 2024 में दहशतगर्दों की सज़ा की शरह आम तौर पर गुज़िश्ता साल जो है वो 4 सालों की तरह अगर आप एवरेज निकालें तो वो 10.4% रही है। ये शरह बुनियादी तौर पर इब्तदाई सज़ाओं की बुनियाद पर है, इनमें से ज़्यादातर को अपील के मरहले में ही अलग कर दिया गया है। मजमूई तौर पर अब तक 2024 में 893 चालान पेश किए गए हैं, जिनमें 93 को सज़ा हुई है, यानी 10.4% रिहा। खैबर पख्तूनख्वा में 414 चालान पेश किए गए, जिनमें से सिर्फ 3 को सज़ाएँ हुई हैं, यानी तनासुब 0.7% रहा है। पंजाब में 267 चालान पेश किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 63 को सज़ाएँ हुई हैं, यानी जो उसकी एवरेज है वो 23.5% रही है। इसी तरह सिंध में 126 चालान पेश किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 16 को सज़ाएँ हुई हैं, यानी तनासुब 12.6% रहा। बलूचिस्तान में
86 चालान पेश किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 11 को सजाएं हुई हैं, यानी तनासुब 12.7% रहा। मज़कूरा बाला हक़ाइक़ की रोशनी में कानूनी माहिरीन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम आईनी अदालत का क़याम इसलिए ज़रूरी है ताकि ज़ेरे इल्तफ़ा मुकदमात के इस कसीर बैकलॉग को, जो एक बर्डन है, ख़त्म किया जाए। ना सिर्फ इसको ख़त्म किया जाए बल्कि इसको मज़ीद बेहतर किया जाए, इसमें मदद मिले और आवाम को फौरी इंसाफ मिले। बल्कि पाकिस्तान की जो दर्जाबंदी है WJP में, उसमें भी बेहतरी आए। लेकिन देखना ये है कि हमारी सियासत सिर्फ बयानात, इल्ज़ामात तक ही महदूद रहती है या फिर इसका कोई प्रैक्टिकल सल्यूशन निकाल कर आम आवाम को जो केसेस, जो मसाइल दरपेश हैं, उससे निजात दिलाती है। पाकिस्तान की सियासत आने वाले दिनों में इंतहाई दिलचस्प होगी। या ये आईनी तरमीम वाला मरहला हल होगा या मसाइल और बढ़ेंगे। देखना यह है कि पाकिस्तान की इस पार्लियामान इसके लिए क्या रास्ता इख्तियार करती है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।